और जो उदयमान सिंह था उसके यहाँ जेब में पर्स था, जो वो लेदर का पर्स होता है। जब बुलेट आई है वो उसकी पर्स को लग के उसकी चेस्ट में गई है। तो वो आंटी के पास वो पर्स था, अब आज भी है। तो आंटी ने वो मुझे पर्स निकाल के दिखाया, और वो गोली का निशान बिल्कुल आप देख सकते थे। और 25 साल पहले तो उसमें वो खून के निशान भी थे, जो आज शायद नहीं है। और आंटी वो पर्स हमेशा अपने ना ब्लाउज में ही रखती हैं, आज भी रखती हैं। उन्होंने मुझे वो पर्स दिखाया, मैंने वो पहले कभी देखा नहीं था। ऐसी चीजें मैं फर्स्ट टाइम किसी के घर था। एक माँ भले ही स्टेज पे आके कभी ना रोए, दुनिया के सामने वो बहुत बहादुर बने, लेकिन जब वो माँ अपने बेडरूम में, अपनी किचन में या अपने घर में अकेली होती ना, वो उतनी ही टूटी हुई, उतनी ही कमजोर और उतनी ही असहाय होती है जितनी कोई और माँ होती है जिसका बेटा गया हो। तो मैंने वहाँ पे ना कैप्टन विक्रम बत्रा की एक फोटोग्राफ देखी जो हार्ड कॉपी में थी। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं ये एक फोटोग्राफ लूँ। आंटी ने कहा वापस दोगे फिर लाके? मैंने कहा "हाँ, मैं वापस दूंगा, मैं जब भी दोबारा आऊंगा मैं वापस दूंगा"। नमस्ते। आप सभी को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। एज वी आर स्टेपिंग इनटू द 77th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर इंडियन आर्मी एंड इंडियन सोल्जर्स, जिनकी वजह से आज हम अपने घरों पर सेफ बैठे हैं। आज का एपिसोड भी हम अपनी भारतीय सेना को ही डेडिकेट करते हैं। आज हम जिनके साथ बात करने वाले हैं उनका नाम है विकास मनहास। He is known to be the first Indian civilian who is continuously visiting our Indian soldier families and homes from past 20 years. Almost 200 families उन्होंने कवर की है। आज हम उनके साथ उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, अपने इंडियन सोल्जर्स के बारे में जानेंगे। जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, पीछे उनकी फैमिलीज़ पर क्या बीतती है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल एपिसोड है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। 15 अगस्त आ रहा है, तो वी थॉट जम्मू के सबसे स्पेशल इंसान जो आर्मी से रिलेटेड है और आर्मी की फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा काम कर रहे हैं, आई गेस इंडिया में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, उनके साथ बात करते हैं। हमारे साथ है विकास मनहास सर। हेलो सर। हेलो मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। जी सर। सर आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे हमें आपकी फैमिली, स्कूलिंग बैकग्राउंड के बारे में। हाँ, मेरा नाम जैसे आपने बता ही दिया, विकास मनहास। जी। मैं बेसिकली भदरवा को बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग किश्तवाड़ से शुरू की थी, जहाँ मेरे मदर पोस्टेड थे। फिर 1986 में हम लोग जम्मू आए। फिर मैंने जम्मू दीवान बद्रीनाथ से ही अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू की। 12th मैंने वहीं से की। जी। 12th के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जीजीएम साइंस कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे एमबीए करने का मौका बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मिला। और जहाँ तक अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो मेरे दोनों माता पिता स्कूल एजुकेशन में ही थे। और अब मेरी शादी हो रखी है, एक छोटी सी बेटी है। जी। तो बस यही हमारी फैमिली है। बहुत बढ़िया सर। सर आपने जैसे बताया कि आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है या फिर डिफेंस के बैकग्राउंड से नहीं है, स्टिल आप बहुत एक अलग काम कर रहे हैं टुवर्ड्स आर नेशन, टुवर्ड्स आर फैमिली। तो व्हाट मोटिवेट्स यू, मतलब आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको यही करना है? थोड़ा लंबा सा आंसर है पर मैं दे देता हूँ। जी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं भदरवा को बिलोंग करता हूँ। जी। तो अगर मैं अर्ली 90s की बात करूँ तो भदरवा में हालात बहुत ख़राब थे। मैं टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो 1994 में एक ऑपरेशन में हमने अपने 7 जवानों को खोया। तो ये तब की बात है जब मैंने अपनी 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे और मैं भदरवा जा रखा था। और ये उन दिनों की बात है जब मॉर्टल रिमेन्स, जैसे अब आज देखते हैं अगर कोई जवान वीर गति को प्राप्त हो तो उसका पार्थिव शरीर घर आता है, लेकिन कारगिल युद्ध से पहले वो घर नहीं आता था। तो उसका जो अंतिम संस्कार है वो युद्ध भूमि में ही कहीं पे हो जाता था। तो जैसे कि ये 7 लोग 1994 में मारे गए थे, तो इनका भी जो अंतिम संस्कार था वो भदरवा में हुआ, उनके घर नहीं गया।
जब अंतिम संस्कार भदरवा में हो रहा था तो कई गांव वालों के साथ मैं भी एक उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। तब मेरी उम्र 16-17 साल कुछ ऐसी रही होगी। तो जब वो अंतिम संस्कार हो रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर ऐसी कोई स्थिति मेरे परिवार में कभी उत्पन्न होती है तो बड़ी बार जो अंतिम संस्कार है वो डिले होता है। और डिले होने का कारण क्या होता है कि कोई तो परिवार का सदस्य है जो घर से बाहर है या शहर से बाहर है, तो हम उसके घर आने का इंतज़ार करते हैं कि वो घर आए, एक बार वो भी उसको देख लें जी। तो ये कंसर्न मैंने वहाँ पे खड़े एक जवान से रखा। उसने मेरी तरफ देखा, उसे लगा कोई छोटा सा लड़का है, थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गया है। उसने मुझे कुछ कुछ कह के समझाने की कोशिश की। समहाउ मैं उसकी बातों को कुछ इतना समझ नहीं पाया, तो मैंने उससे एक और सवाल पूछ लिया कि अगर हम इनको नहीं लेके जा पा रहे तो जो इनके घर वाले हैं उन्हें ही बुला लो, जिसके आएंगे तो उसका अंतिम संस्कार करते जाएंगे, आज नहीं किया कल किया क्या फ़र्क पड़ता है। उसने फिर मेरी तरफ देखा और उसने मुझे एक जवाब दिया, जो तुम सोचते हो काश दिल्ली में ये कोई सोचे। उस वक्त मेरे मन में ख्याल एक ये आया कि शायद ये जो 7 जवान हैं ये दिल्ली या आसपास के रहने वाले हैं, यहाँ पे हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो आना नहीं चाहते। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, उसके कई सालों के बाद किसी से मेरी बात हो रही थी तो उस इंसान ने मुझे ये बताया कि दिल्ली से शायद उसका मतलब सरकार रहा होगा, घर नहीं। तो जब अंतिम संस्कार में, जैसे हमारी भद्रवा में एक लाइन कही जाती है दाग लगना, दाग लगने का मतलब होता है जब चिता को आग दी जाती है, हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं दाग लगना। तो जब उनकी चिता को दाग लगा तो मैं फूट फूट के रोना शुरू हो गया। मैं समझो कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं रो पड़ा। फिर उस जवान ने आके मुझे दोबारा से पकड़ लिया। उस वक्त उसने तो मुझे समझो अपनी बाहों में ही ले लिया और उसने मुझे बिल्कुल चुप कराने की कोशिश की। उस वक्त उसका और मेरा आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से हुआ, लगभग आप तो फिर भी दूर हैं, बड़ी पास से हुआ। अगर मैं उसकी आंखों को कहूँ तो मुझे अभी भी उसकी आंखें याद हैं जो मैंने 1994 में देखी थी। काफ़ी बड़ी बड़ी थी, लाल थी, पानी से भरी हुई थी, बट वो पानी बाहर नहीं आ रहा था। शायद वो जो सोल्जर था, यूनिफॉर्म में था, वेपन के साथ था, कॉम्बैट जोन में था, वो लोग जो एक दिन पहले रात को स्ट्राइक किए थे वो अभी भी वैली में थे, अभी भी कुछ कर सकते थे। तो उस दिन मैंने एक जीवन का ना एक लेसन सीखा कि वीपिंग इज़ ए लक्जरी डिनाइड टू मैनी। रोना भी एक बड़े सौभाग्य की बात होती है जो हर एक के पास नहीं होती। फिर जब मैं उस शमशान भूमि से जब मैं वापस घर की तरफ आ रहा था, तब रास्ते में ये मुझे ख्याल आया कि मुझे इन परिवारों के पास जाके इनको बताना चाहिए कि अंत में क्या हुआ था और मैंने क्या देखा था। तो वहाँ से ये जो आपने कहा कि मोटिवेशन, ये मोटिवेशन नहीं थी, ये एक मुझे अपना ड्यूटी लगा, एक मुझे अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा कि मुझे इन परिवारों को जाके बताना तो चाहिए क्या हुआ था। तो 94 में ये पहली बार ख्याल आया, लेकिन मुझे उन 7 लोगों के ना नाम मिले, ना एड्रेस मिले, ना कुछ पता चला। अखबार में खबर तो थी, पर खबर क्या थी, सोल्जर्स एम्बुश्ड, 7 किल्ड, सिचुएशन टेंस, रीइंफोर्समेंट सेंट, ऐसे ऐसे था। बट आज की तरह जैसे किसी जवान का नाम आता, उसके गांव का नाम आता, उसके परिवार के बारे में कुछ आता, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस ज़माने में तो गूगल भी नहीं था, या आज की तरह सोशल मीडिया भी नहीं था कि आप चलो थोड़ा सर्च करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो बात मेरे अंदर ही रही। मैंने ग्रेजुएशन करनी जम्मू साइंस कॉलेज से शुरू कर दी थी। फिर ऐसी खबरें उस टाइम पे अक्सर आती थी। मान लो पुंछ में 2 जवान मारे गए, या कुपवाड़ा में कहीं पे 2 जवान मारे गए, या कहीं रजौरी में कुछ हो गया। तो हर वक्त जब मैं हमारी लोकल अखबारों में ये खबरें पढ़ता था तो फिर मुझे वही याद आता था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा। तो ये सब बात चलती रही। तो 99 5 साल के बाद जब कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध में एक अगर मैं कहूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस किया कि हर एक का पार्थिव शरीर घर आएगा। तो पार्थिव शरीर घर आने शुरू हुए। तो जुलाई 5 1999 टाइगर हिल्स पे जो अंतिम असॉल्ट किया गया था उसको हमारे जम्मू से ही थे हवलदार मदन लाल, जो उन्होंने वो लीड किया था। और उसमें से जो 7 जवान ऊपर गए थे उसमें से 5 जम्मू के ही थे।
और जो 7 लोग ऊपर गए थे उसमें से 6 मारे गए थे, एक ही थे जो जीवित बचे, जिन्हें बाद में परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। मैं ग्रेनेडियर ये योगेंद्र सिंह यादव की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसी में एक थे हमारे जम्मू के बिल्कुल पास शामाचक गांव के ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, 19 साल के थे, जो 5 जुलाई को उस युद्ध भूमि में मारे गए। तो 6 जुलाई की अखबार में उनके बारे में लिखा हुआ था। तो अब मैंने उनके बारे में पढ़ा, अब वो मेरे घर से पास भी था। तो जो पहला परिवार मैंने विज़िट किया वो फिर 99 में ग्रेनेडियर उदयमान सिंह ही था। तो जाने का ख्याल 94 में आया था और मैं पहली बार 99 में किसी के घर जा पाया। जी सर, आपने अभी बोला कि पहला परिवार आपके घर के बिल्कुल साथ था, तो आप अपनी पहली मुलाकात, आपने पहले जब उनके घर पे एंटर किया, आपने बात क्या की, आप वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? अब मैंने समझो 6-7 जुलाई को तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन तो थी कि शामाचक गांव है, और मैंने अपने आस पड़ोस में पता भी कर लिया कि वो कितनी आसपास गांव है। पर एक वो थोड़ी सी हेजिटेशन सी थी कि मैं जाऊंगा, घर पे ना जाने कौन होगा, वो क्या पूछेंगे, मैं क्या बात करूंगा, तो वो एक हेजिटेशन थी। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ ही साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैंने ये बात उनके साथ जिक्र की कि मैं ऐसे ऐसे उदयमान सिंह के घर जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, अगले हफ्ते चलेंगे। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि शायद ये मेरे साथ नहीं जाएगा। फिर मैंने अपने किसी दूसरे दोस्त से बात की, उसने भी यही कहा। इसमें लगभग 2-3 महीने निकल गए। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, अब मुझे खुद ही थोड़ी सी हिम्मत करके जाना चाहिए। अब मुझे एग्जैक्ट मंथ या डेट याद नहीं है, पर अर्ली विंटर्स ऑफ 99 में भी अक्टूबर नवंबर रहा होगा, तो मैं थोड़ी हिम्मत करके शामाचक पहुंच गया। वहाँ मैं जब गया तो मैंने जिस पहले इंसान से पूछा कि उदयमान सिंह का घर बताओ, उसने मुझे उसका घर बता दिया। अब आपको तो पता ही है गांव में खुले खुले खेत होते हैं, खेतों के बीच में घर होते हैं। अब तो खैर शामाचक भी बड़ा चेंज हो गया। अब मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैं जब उनके घर में गया तो उनके घर के बाहर कोई गेट वगैरह नहीं था, कमरे के दरवाजे ही थे। तो एक किसी दरवाजे पे जाके मैंने उसको नॉक किया, तो लगभग एक 15-16 साल की एक लड़की बाहर आके मुझे पूछती आप कौन हो और क्यों आए हो। तो मेरे मुंह से ना ये निकल गया कि मैं आपकी मम्मी से मिलने आया हूँ, निकल गया, इट वॉज स्पॉन्टेनियस। तो तब शायद अभी नई नई बात थी, काफ़ी लोग उनके घर मिलने आते होंगे, तो उसने भी अगला सवाल मेरे से नहीं पूछा। वो मुझे एक रूम में ले गई और उसने मुझे रूम में बैठने को कहा। तो रूम अगर मैं कहूँ इसी साइज़ का रूम था जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। हाँ, उसमें फर्नीचर बिल्कुल नहीं था, नीचे दरी बिछी हुई थी और दीवारों पे ना कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगी थी जो उदयमान सिंह की थी। अब मैं बीच में दरी पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर में आंटी सामने से आती, तब तो खैर मैं उन्हें जानता नहीं था, वो कांता आंटी ही थे, हाँ उदयमान सिंह के मम्मी। वो आके इतनी ही दूरी पे मेरे सामने आके बैठते हैं जितनी दूरी पे आप हैं, और आके ना वैसे नीचे सर झुका के बैठ जाते हैं। उन्होंने अपने सर पे पल्लू वगैरह वो पूरा लिया होता है। अब मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कि अब आंटी मेरे से बात करेंगी, कुछ पूछेंगी। वो कुछ नहीं पूछ रही, बिल्कुल चुप है। अब मैं भी चुप हूँ। आप यकीन करें लगभग 11 बजे के आसपास मैं उनके घर पहुँचा हूँ, 12-1 बज गया और ना उन्होंने कोई बात की ना मैंने कोई बात की। कमरे में कोई आया भी नहीं, और उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं होता था कि मोबाइल बजेगा आपका। बिल्कुल हम शांत होकर रहे। लगभग 1 बजे के आसपास आंटी ने थोड़ा सा मुंह ऐसे ऊपर करके मुझे पूछा चाय पियोगे? तो मैंने कहा चाय पीऊँगा। तो आंटी अंदर गई। चाय बनने में जितना टाइम लगता है, तो वो 1 कप चाय और 2-3 पार्ले जी के बिस्किट उसी प्लेट में लेके आ गए। अब मैंने जैसे ही चाय का कप लेकर अभी मैं यहाँ तक ही लाया था, तो आंटी ने मुझे कहा वो तस्वीर देख रहे हो? अब मैं उस तस्वीर की तरफ देखता हूँ। वो तस्वीर क्या थी? वो गांव की खाट चारपाई नहीं होती, जी। उस खाट पे आंटी बैठी हुई हैं और उदयमान सिंह उनकी गोद में बैठा हुआ है। कहती देखो ये जब वो लास्ट बार छुट्टी पे आया था ना मई महीने में, तब की फ़ोटो है। कितना सुंदर है ना मेरा बेटा। और मैं एक चीज़ कहूँ, उदयमान सिंह बड़ा स्मार्ट था, बहुत सुंदर था। अगर आप उसकी आज भी फ़ोटोग्राफ्स देखो, खैर ज़्यादा है नहीं है, उस ज़माने में तो इतनी होती नहीं थी, बहुत सुंदर था वो।
तो बस इसके बाद वो घर आया ही नहीं। अब आंटी बोलना शुरू हो गई। अब वो बोलती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं। मैं सिर्फ हाँ हूँ, हाँ जी, बस यही कर रहा हूँ। और वो एक कप चाय पीने में शायद मुझे 1 घंटा लग गया। और आंटी ने मुझे ना जाने कितनी बातें उसके बारे में कही। यहाँ तक उन्होंने मुझे कहा, जब वो घर छुट्टी पे आता था ना, तब लाइट बढ़ी जाती थी। रात को वो जब सोता था, मैं रात भर उसको पक्खी झोलती थी कि उसको मच्छर ना काटे, कि वो आराम से सोए। उसने टाइगर हिल्स की वो चढ़ाई ना जाने कैसे चढ़ी होगी। और जो उदयमान सिंह था, उसके यहाँ जेब में पर्स था, जो वो लेदर का पर्स होता। जब बुलेट आई है, वो उसकी पर्स को लग के उसकी चेस्ट में गई है। तो वो आंटी के पास वो पर्स था, अब आज भी है। तो आंटी ने वो मुझे पर्स निकाल के दिखाया। उस पर्स में कुछ करेंसी थी, कुछ और कागज़ थे, जो भी पर्स में उसने रखा होगा। और वो गोली का निशान बिल्कुल आप देख सकते थे। और 25 साल पहले तो उसमें वो खून के निशान भी थे, जो आज शायद नहीं है। और आंटी वो पर्स हमेशा अपने ना ब्लाउज में ही रखती हैं, आज भी रखती हैं। उन्होंने मुझे वो पर्स दिखाया, मैंने वो पहले कभी देखा नहीं था ऐसी चीज़ें। मैं फर्स्ट टाइम किसी के घर था। लगभग 3 बजे के आसपास वो मुझे बोलती हैं, खाना खाओगे? तो मैंने कहा, आंटी खाना खाएंगे। अब इस कमरे में खाना नहीं खाएंगे, ये उदयमान सिंह का कमरा है, इसको बड़ा हाँ पवित्रता के साथ रखा गया था। अब मुझे घर के अंदर लेके गए। अब जब मैं घर के अंदर गया, तो वो लड़की मुझे दोबारा मिली जो सुबह जिसने गेट नॉक किया था। तब मुझे पता चला कि वो उदयमान सिंह की छोटी बहन है। उससे भी छोटी एक और बहन थी, 2 बहनें थी। फिर उन्हें कहा गया कि गरम गरम चपाती बनाओ, जो भी कोई दाल सब्जी उनके घर बनी थी, उन्होंने वो मुझे खाने को दी। इसी में लगभग 1 घंटा और हो गया। तो मैंने उनसे कहा, अब मैं घर जाता हूँ। तब आंटी ने मुझसे पूछा, कितनी छुट्टी आए हो? मैंने कहा, छुट्टी? कौन सी छुट्टी? तो उसने मुझे, तब आंटी ने कहा, तुम पलटन से नहीं हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो फौज से भी नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? तब मैं थोड़ा सा घबरा गया, डर गया कि कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो गया हो, आंटी कहे कि ये पता नहीं कौन था, क्यों आया था। मैं थोड़ा डर सा गया। तो मेरे पास वो अखबार थी जो 6-7 जुलाई की थी, जो मैंने पढ़ी थी। मैंने एकदम से वो अखबार निकाली। मैंने कहा, आंटी ये अखबार है, ये मैंने पढ़ा था, मैं ये तालाब तिल्लो में रहता हूँ। तो जैसे ही आंटी को पता चला कि मैं तालाब तिल्लो में रहता हूँ, तब तक आंटी ना मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने मुझे डोगरी में पूछा, फिर कैली आए? तो मैंने कहा, मुझे डोगरी अच्छे से बोलनी नहीं आती थी। तो मैंने कहा, कोई भी काम नहीं था, मैं सिर्फ आपको मिलना चाहता था। एजेंडा कोई नहीं था, कोई भी काम नहीं था। जब से मैंने ये खबर पढ़ी थी, मैं आपसे मिलना चाहता था, काम कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा, फिर आना। अब 99 से लेके आज 2023 तक मुझे नहीं याद मैं कितनी बार उनसे मिला हूँ। और अभी इस कारगिल विजय दिवस पे जो द्रास में था, तो मैं वहीं पे था। तो अंकल आंटी भी वहाँ पे आए थे। तो इस बार उनके साथ जब मैंने बात की, तो वो टाइगर हिल्स की चोटी बिल्कुल पीछे दिख रही थी। उसके सामने खड़े होकर मैंने आंटी से कहा, आंटी यही वो चोटी है जहाँ पे उदयमान सिंह लड़ा था। तो ये मेरी पहली कहानी है, ये मेरी पहली विज़िट है किसी के भी घर की, और उदयमान सिंह पहला परिवार है। ठीक, मुझे सर गूज़बम्प्स जैसा आ गया। तकरीबन सर आपने अभी तक लगभग 200 से 200 करीब आपने परिवार विज़िट किए हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो सब में आपको कॉमन दिखी है? देखो, कॉमन अगर मैं एक बात कहूँ, अगर मैं कहूँ, पेन ही सबसे बड़ा कॉमन है, लॉस ही सबसे बड़ा कॉमन है, प्राइड ऑफ कोर्स है। हम प्राइड की तो बहुत बात करते हैं। आज मैं भी देखो कितने प्राइडली आपसे बात कर रहा हूँ कि ये वो चोटी है आंटी जहाँ आपका बेटा लड़ा। बट उसका दर्द और खमियाजा तो उसी माँ ने ही भुगता ना, मैंने तो नहीं भुगता। प्राइड मेरे लिए है, आपके लिए है, जो हम सबको सुन रहे उन सब के लिए है। लेकिन उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे की खामोशी, उसके पीछे के वो आंसू, वो कांता आंटी ही जानती हैं, मैं नहीं जानता। तो कॉमन चीज़ तो यही है, दर्द ही है, पेन है, आइसोलेशन है, संघर्ष है। वो यही परिवार जानते हैं कि ये फिर कैसे अपने आप को रिगेन करते हैं। एक ही बेटा था उनका, अब 2 बेटियां, दोनों बेटियों की शादियां हो गई, वो तो अपने अपने घर चली गई। अब अंकल आंटी अकेले हैं।
आज भी आंटी वो पर्स जिसकी मैंने बात की अपने ब्लाउज में लेके वो आज भी उसको घूमती हैं। उनके लिए बस वही कहानी है, वही निशानी है, वही सब कुछ है। तो कॉमन तो बस मैं अगर कहूँ तो दर्द, पेन, आइसोलेशन, प्राइड जो आप कहते हैं वो भी है, बट वो प्राइड बड़ा, क्या मैं अगर कहूँ बड़ा बेईमानी सा हो जाता है, उसका इतना मायने नहीं रखता उस दर्द के सामने। जी जी बिल्कुल। सर, आप एक कॉमन मैन से बढ़कर आपने आर्मी लाइफ को करीबी से देखा, उनकी फैमिलीज़ को करीबी से महसूस किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जम्मू में स्पेशली आर्मी का क्या रोल रहा है, वो मेरे हिसाब से हम कॉमन से ज़्यादा आपको ज़्यादा आइडिया होगा, एस्टिमेट होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आर्मी का जम्मू में क्या रोल रहा है? अब अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूं, अगर हम कश्मीर को थोड़ा साइड पे रख लें, जी तो जम्मू रीजन 1947 के बाद ना बड़ा हॉस्टाइल रहा। कश्मीर में जितना भी टेररिज्म क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खून खराबा पता कहाँ पर हुआ है? रजौरी और पुंछ एरिया में 1947 से लेके। अगर आप कभी उस साइड जाएं, नौशहरा जो रजौरी से थोड़ी सी पहले लगभग 25 किलोमीटर पहले जगह आती है, नौशहरा से लेके पुंछ तक का जो एलसी है ना, इतना ज़्यादा खून खराबा शायद किसी और जगह पे हुआ हो, और आज तक हो रहा है, आज तक हो रहा है। तो जम्मू रीजन में फ़ौज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और जैसा अगर मैंने आपसे कहा कि मैं भदरवा को बिलोंग करता हूँ, अगर मैं पुराने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, जिसमें रामबन, किश्तवाड़ और डोडा तीनों ही आते थे, अब तो चलो 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मेरा जो अपना गांव भदरवा है, जिसे हम तहसील भी कहते हैं, 4RR वहाँ पर है। तो 4RR की मेरे ख्याल से 30 की 35 कैजुअल्टीज़ हैं आज तक, इंक्लूडिंग वन ऑफ देयर कमांडिंग ऑफिसर, CO थे उनके, जो मारे गए थे। आज उसी के चलते ऐसा है कि मैं भदरवा अगर रात को 2 बजे भी जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। हम भदरवा में बड़े पीसफुली रह पा रहे हैं, हम जो चाहें वो कर पा रहे हैं। एक तो ये टेररिज्म के साथ उनकी लड़ाई रही, फिर बाकी फ़ौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको शेयर करना चाहूँगा। किश्तवाड़ में 17RR है, 11RR है। जो 11RR है वो डोगरा की RR है, वो भंडारकोट किश्तवाड़ के पास एक जगह है, वहाँ पे बेस्ड है। तो लगभग ये 2 साल पुरानी बात है, तब उनके वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल शीशपाल सिंह, जो उत्तराखंड से हैं। उनका कोई तो गश्ती दल किसी गांव में गया। जब वो उस गांव में गया तो उस गांव में उन्हें एक लड़की मिली जिसकी दोनों बाजुएं नहीं थी, बाई बर्थ नहीं थी, और वो लड़की स्कूल भी नहीं जाती थी। उसको ये लगता था कि मैं स्कूल जाती हूँ तो बच्चे टीज़ करते हैं, छेड़ते हैं, जैसे होता ही है ना। पर वो लड़की बड़ी तेज़ थी पढ़ने में, बड़ी ये वो थी। तो ये इन्फॉर्मेशन उन CO साहब तक आई। CO साहब ने शायद उस लड़की को बुलाया होगा, उसके साथ देखा होगा, बात की होगी। तो और वो लड़की ये चाहती थी कि मुझे आर्टिफिशियल बाजुएं लगाई जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल लिम्स तो लगते हैं कि ये लगाई जाए। तो CO साहब ने ये बात मेघना आंटी से की। मेघना आंटी का बेटा यहाँ नगरोटा में ही आज से लगभग 6 साल पहले शहीद हो गया था, मेजर अक्षय गिरीश की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेंगलोर में रहती हैं। उन्होंने ये जिक्र अनुपम खेर के साथ किया, जो हमारे फिल्मी अभिनेता हैं। तो अनुपम खेर जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसका माई ट्रस्ट विल टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस। उस लड़की को बेंगलोर लेके गए। जब वो लड़की बेंगलोर गई तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि इसके बचपन से ही लिम्स है ही नहीं है, तो हम आर्टिफिशियल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें स्कोप ही नहीं है, इसके लिम्स है ही नहीं है। फिर शायद उन्होंने वो जो प्लास्टिक के होते हैं ना, कि अगर वो मान लो शर्ट पहने तो उसकी पूरी बाजू में दिखे, तो वो वैसा कुछ उसको लगाया गया उस लड़की को, कि चलो एटलीस्ट वो प्रॉपर दिखे तो सही। तो वहीं पे उनकी मुलाकात एक और लड़की से हुई, उसका नाम प्रीति राय है। प्रीति राय ने उस लड़की को लेके स्पोर्ट्स में बड़ी जगह उसकी बात की, किसको किसी स्पोर्ट्स में डालें, किसी स्पोर्ट्स में डालें। करते 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 उसको आर्चरी सिखाना शुरू किया। वो अपने पाँव से आर्चरी करना शुरू हुई। और आप यकीन करें, 2 महीने पहले या शायद अभी 1 ही महीना हुआ है,
वो लड़की यूरोप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गई, उसने वहाँ पे गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। जम्मू रीजन में इंटरनेशनल गोल्ड मेडल नहीं है। हमारे जम्मू से रीजन से इंटरनेशनली जो ओलंपिक्स खेला है वो एक ही है, आई थिंक वो चैन सिंह है, वो भी 15 जैक लड़के हैं, वो भी जवान हैं। फौज ने उनको, जैसे आपने कहा फौज का कंट्रीब्यूशन, फौज ने जम्मू को पहला ओलंपियन दिया, लेकिन ओलंपिक्स में वो भी कोई मेडल नहीं जीत पाए हैं। हाँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में या एशियन गेम्स में या बाकी गेम्स में उनके मेडल्स हैं। और ये लड़की अभी सिर्फ 15 साल की है, शीतल देवी इनका नाम है, जिसकी बाजुएं भी नहीं है। और वो जब फोटोग्राफ वो आर्चरी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट की, वो लड़की खड़ी है, बाकी सब ने तो अपने अपने देश के झंडे ऐसे पकड़ के रखे हैं, अब इसकी बाजू में तो है नहीं, उसने अपने कंधे पे ही रखा हुआ, बट वो तिरंगा बड़ा पावरफुल लग रहा था। तो वो फौज का रोल है, वो फौज की कंट्रीब्यूशन है। अगर वो यारा आरआर की पेट्रोल वहाँ पे नहीं गई होती, वो उसको नहीं ढूंढते, वो जो कर्नल साहब थे, मैं फिर उनका नाम लूँगा, कर्नल शीशपाल सिंह, वो अगर उस चीज़ को परस्यू नहीं करते, फिर मेघना आंटी, अनुपम खेर, प्रीति राय, ये सब लोग अपने एफर्ट्स नहीं डालते, तो शायद, अब मैं किश्तवाड़ की बात ही नहीं करता हूँ, जम्मू की बात ही नहीं करता, शायद हिंदुस्तान को एक इतना बड़ा हीरा नहीं मिलता। वो वहीं कहीं किश्तवाड़ की गांव में खो जाता। मैं जब उसके घर गया था, शीतल देवी के घर गया था, लास्ट के 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी भी नहीं जाती। जी। तो फौज, अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ पे तो जब बर्फबारी होती है सर्दियों में, अगर किसी लेडी की डिलीवरी होनी हो, लेबर पेन हो, तो फौज ही उसको खाट पे, चारपाई पे उठा के नियरेस्ट जो भी कोई मेडिकल सेंटर हो वहाँ तक लेके जाती, ये भी आपने देखा होगा। जी। जैसे अगर मैं जम्मू को बिलोंग करता हूँ, कैप्टन तुषार महाजन हमारे यहाँ से थे, जो 6 साल पहले जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तुषार ने अपनी 6 साल की सर्विस में और बड़े सारे काम किए थे, बट एक छोटा सा इंसिडेंस में उसका सुनाता हूँ। यहाँ चन्हाब में एक बार कोई गाड़ी गिर गई थी, कुछ लोग थे जो अंदर दबे हुए थे। तुषार वॉज ए एक्सपर्ट सी डाइवर, डीप सी डाइवर। उसने चन्हाब के अंदर 3 दिन रह के वो 2 बॉडीज पकड़ के बाहर लाई थी। ये भी फौज का ही रोल था जो और कोई नहीं कर पाया था। बड़ी बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चन्हाब का इतना ठंडा पानी होता है, आपको तो पता ही है। अगर हम यहाँ नहर पे भी जाए ना, ये मई जून महीने में, आप शायद 5 मिनट से ज़्यादा पानी उसमें पाँव नहीं रख पाते, इतना ठंडा होता है। फिर सोचो पहाड़ों पे क्या ठंडा होगा। और उस ठंडे चन्हाब के अंदर जाके बॉडी को ढूंढना, 3 दिन लगे थे। वो भी कैप्टन तुषार महाजन, इंडियन आर्मी, आपने फ़ौज की बात की, वही लेके आया था। अब जिनके वो घर की थी, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे यहाँ अगर पुल भी टूटता तो फौजी बनाती है। शीतल देवी अगर आज एक इतनी बड़ी स्टार बनी तो वो फौज ने ही बनाई जी। और अगर किसी को लेबर पेन भी होती है विंटर्स में, सर्दियों में, तो फौज ही फर्स्ट एंड द लास्ट सपोर्ट वहाँ पे होती है। जी। और अगर मैं बड़ी बड़ी बातें इतनी अभी आपके सामने कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई फौजी है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और हमें आराम से एक ऐसी कमरे में बैठ के बात करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, लेकिन कहीं पे ये भी बात आती है, जब हम इस एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अब हम सेफ़ हैं, अब टेररिज्म भी जम्मू में थोड़ा कम, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, थोड़ा कम हो रहा है। तो हमें अपनी जो आर्मी की टेंडेंसी है या फिर ट्रूप्स हैं, वो थोड़े डिक्रीज़ कर देने चाहिए, कम कर देने चाहिए एज़ कंपेरिजन टू जो जितना पहले था। तो डू यू थिंक कि ऐसा करना चाहिए? देखो, ये जो आपका सवाल है ना, ये सवाल आई एम नॉट द राइट पर्सन टू बी आस्क्ड, ओके। क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मा मेरा नहीं है। जी। आप समझ रहे हो? देर आर पीपल, देर आर एजेंसीज जो पूरे सिक्योरिटी सिनेरियो को देखती हैं। जबकि अगर आप मेरे से पूछें ज़ाती तौर पे, मैं तो चाहूँगा ही नहीं कि आर्मी ये सारा काम करे। ये आर्मी का काम ही नहीं है, ये आर्मी का रोल ही नहीं है। 25 सालों में हमें अपनी पुलिस को इतना सक्षम कर लेना चाहिए था कि वो ये चीज़ हैंडल करती, पर हमने नहीं की। क्योंकि फोर्स इजी वे आउट है ना, कॉल द आर्मी आउट, बड़ा इजी है कहना, और फिर फौज करती है, वो मना भी नहीं करती। जी।
लेकिन जो फौज का मेन रोल है फुल स्केल वॉर, वो उसके लिए फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। आजकल वो छोटी छोटी इंसर्जेंसीज ही लड़ रही है जो जिसके लिए फौज तैयार नहीं की जाती। बट जैसे आपने सवाल कहा कि हालात ठीक हो रहे हैं तो कम होनी चाहिए, वो तो ग्रेजुअली अपने आप कम ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, श्रीनगर सिटी में जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स में पिछले कई सालों से फौज ऑपरेट नहीं कर रही है। वहाँ पे अगर कोई भी ऑपरेशन होता है तो वो सीआरपीएफ करती है या हमारी जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस करती है। और अभी इन्होंने आरआर में जहाँ 6 कंपनियाँ होती थी अब 2-2 कंपनीज कम कर दी हैं, 4-4 कर दी हैं। ग्रेजुअली फौज को हमें बाहर निकालना चाहिए। इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय जेएंडके पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स जो आपके हैं, या सीआरपीएफ एट द मोस्ट, वो भी एक सेंटर की पुलिस है जो इस चीज़ को हैंडल करे। लेट आर्मी डू व्हाट दे आर मेंट फॉर, जिसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। जैसे आप 2 साल पहले देखिए, ऑल ऑफ ए सडन सुबह सुबह खबर आई कि गलवान में क्लैश हो गया, जी बिल्कुल, तो एकदम से हमें पूरी फौज लद्दाख में मोबिलाइज करनी पड़ी। तो फौज का तो काम वही है ना, ये काम नहीं है जो हमें, ये तो मजबूरी थी कि बाकी जो एजेंसीज थी वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी कि वो इस चीज़ को हैंडल कर पाए। और अभी 25 सालों में भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट नहीं किया कि हम आर्मी पूरी तरह विड्रॉ कर सके। बट हालात के साथ कम ज़्यादा तो वो एक नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस है। सर जैसे अभी आपने रोल बताया था अपना आर्मी का कि आर्मी ये सब करती है, ये जैसे आपने बोला कि अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो वो उसको चारपाई पे लेके तक जाती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे रोल्स भी होंगे आर्मी के जो अनहर्ड है, अनसंग है, जैसे हमें पता है कि हो रहा है लेकिन हम कभी उनको एडमायर नहीं करते हैं कि हाँ ये आर्मी की वजह से हुई है। तो ऐसे कुछ रोल्स हैं जो आर्मी निभा रही है और अभी तक सोसाइटी को पता नहीं है। अगर आप ये बॉर्डर एरियाज़ में जाओ या रिमोट एरियाज़ में जाओ, वहाँ पे मेडिकल भी सारा फौज ही करती है, वहाँ पे पढ़ाई भी फौज करती है। अगर आप रजौरी में जाएं, वहाँ पे एक बड़ा प्रोमिनेंट आर्मी गुडविल स्कूल है। वो स्कूल तो हमारे नेशनल मीडियाज़ में भी बड़ी बार फीचर हुआ है। स्कूल विद बंकर्स, ऐसे उसकी टैग लाइन्स आती है। स्कूल के अंदर बंकर्स हैं, वो स्कूल बिल्कुल सामने उसके पाकिस्तान है। तो वो स्कूल कौन चलाता है? फौज चलाती है। टीचर्स बेशक लोकल्स हैं, उनको तनख्वाह कौन देती है? फौज देती है। बच्चे किसके पढ़ते हैं? लोकल्स के पढ़ते हैं। और वहाँ आसपास किसी यूनिट का कोई तो कप्तान साहब या मेजर साहब स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो अगर स्कूल आर्मी गुडविल स्कूल वहाँ पे ना चलाए, शायद वो बच्चे कभी पढ़े ही ना, क्योंकि उन रिमोट जगहों पे स्कूल हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी होगा, आंगनवाड़ी भी होगा, लेकिन अगर सपोज मेरी ही ट्रांसफ़र वहाँ की जाए, मैं जाऊँगा ही नहीं। हम बाकी सोसाइटी वाले इतने काम लेते ही नहीं है। जैसे मैंने जो कर्नल शीशपाल सिंह की बार बार नाम लिया, उन्होंने किश्तवाड़ में इतना ज़्यादा काम किया, जो वो 3 साल वहाँ पे सीओ रहे। और वहाँ पे एक और हैं कर्नल अमे, वो भी 17 RR के हैं। ये लोगों ने इतना ज़्यादा वहाँ पे काम किया है। मैं तो कई बार ना उनसे मजाक में ऐसा बोलता हूँ, अगर आप यहाँ अगली बार कहीं इलेक्शन में खड़े हो जाओ, आप लोग जीत भी जाओगे जी। हर चीज़ वो करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन एरियाज़ में जहाँ पे थोड़े से हालात ख़राब हैं या जो थोड़ा रिमोट एरिया है, तो एवरीथिंग इज़ डन बाय फौज ओनली। सर्दियों में खाने का राशन जो भी होता है ना, वो भी फौज के थ्रू ही पहुँचता है। अगर आप रिमोट और एडवांस्ड एरियाज़ की बात करो, हम लोग नहीं काम करते, हम छोड़ देते हैं। तो फौज का जो रोल है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अभी 2 साल पहले अफ़गानिस्तान के कुछ वीडियोस आए थे, आपने भी देखे होंगे। लोग एयरपोर्ट पे दौड़ रहे थे फ्लाइट्स के पीछे, जैसे हम यहाँ बसों के पीछे दौड़ते हैं ना। कुछ लोग जहाज के विंग्स पे भी बैठे थे, कुछ जहाज से गिर गए, वो सब आपने देखा था। जैसे हम यहाँ मेटाडोर्स को पकड़ते हैं ना, वैसे वहाँ पे था। वो क्यों हुआ था? अफ़गान आर्मी ने डिसाइड किया कि हम तालिबान के साथ अब नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे, यही हुआ था। आप इमेजिन करो, अगर इंडियन आर्मी हथियार डाल दे कि अब हम पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे, हम टेररिज्म से नहीं लड़ेंगे, तो शायद सतवारी एयरपोर्ट का भी एक वीडियो बने जिसमें मैं भी थैला लेके दौड़ रहा हूँ
और वो वीडियो की दुनिया में अलग अलग लोग एक दूसरे को भेजें और मेरा भी मजाक उड़ाया जाए, ये देखो जहाज के विंग पे बैठा था और ये अखनूर जाके या पता नहीं कहाँ जाके गिर गया। तो अगर मैं नहीं भागा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, इसलिए कि जो मेरी आर्मी है, मेरी आर्मी मीन्स जो भारतीय सेना है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं तो मेरे घर से और आपके घर से पाकिस्तान आधे घंटे की दूरी पे भी नहीं है। अगर उनके टैंक्स चलते हुए आ जाएं और कोई रोकने वाला नहीं हो तो वो आधे घंटे में यहाँ तक पहुँच जाए जहाँ पे हम दोनों बैठे हुए हैं। जी। तो फौज का रोल आप अफगानिस्तान के उन वीडियोस के साथ, हमने तो बड़ा लाइटली उन वीडियोस को लिया था ना। जी जी जी। हमने तो बड़ा एज ए फन में उन वीडियोस को सर्कुलेट किया, तो वो मजाक मेरा भी बन सकता है अगर भारतीय फौज भी अफगान आर्मी की तरह लड़ना छोड़ दे। बट मैं आप ही के माध्यम से कहूँगा ऐसा कभी होगा नहीं, हमारी फौज कभी छोड़ेगी नहीं और मेरा और आपका ऐसा मजाक कभी बनेगा नहीं। जी बिल्कुल। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले पर्स का एग्जाम्पल दिया था कि आंटी के पास पर्स अभी तक है। ऐसे कई चीज़ें होंगी जो अभी भी उनकी फैमिलीज़ के पास होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे जब वॉर्स में जाते थे सोल्जर्स तो अपनी फैमिलीज़ को वो चिट्ठियाँ लिखते थे या लास्ट कॉल आई होगी वहीं से इन द बैटल फील्ड। तो ऐसा कुछ आपने देखा उनकी चिट्ठियाँ अगर आपने देखी हो? बिल्कुल, लेटर्स हैं, बहुत सारी हैं। मैं एक दो लेटर का जिक्र करना चाहूँगा। कारगिल के ही युद्ध में एक लेफ्टिनेंट विजयन थापर थे, दिसंबर में कमीशन हुए 99 में जनवरी में उन्होंने अपनी यूनिट को ज्वाइन किया टू राजपुताना राइफल्स और मई महीने में वो लोग लड़ाई पे थे। और जो टोलोलिंग है, बैटल ऑफ टोलोलिंग, उस लड़ाई में टू राजरिफ को जाना था। अब इनके असॉल्ट से पहले इन्हीं की यूनिट के मेजर विवेक गुप्ता ने भी असॉल्ट किया था जो कामयाब नहीं हुआ। मेजर राजेश अधिकारी जो 18 ग्रेनेडियर्स के थे उन्होंने असॉल्ट किया, वो भी कामयाब नहीं हुआ। मेजर राजेश अधिकारी की वाइफ ने उनको चिट्ठी लिखी थी। असॉल्ट पे जाने से पहले किसी जवान ने आके मेजर साहब को वो चिट्ठी दी कि आपके घर से चिट्ठी आई है। तो उन्होंने वो चिट्ठी ली और कहा इसको मैं टोलोलिंग जीत के ही कल सुबह मैं ये चिट्ठी को पढ़ूंगा। लेकिन सुबह तक वो मारे गए थे। जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर गया तो वो बंद चिट्ठी ही वापस उनकी पत्नी को दी गई थी। अब ये सब कुछ हो गया था, टोलोलिंग हम कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, बड़ा एक क्योस टाइप था। और टोलोलिंग की जो पहाड़ी थी वो हाईवे के बिल्कुल पास थी। अगर आप कभी दरास जाएं, वार मेमोरियल देखें, वार मेमोरियल बिल्कुल टोलोलिंग के नीचे ही बना हुआ है। आपको वहाँ से बिल्कुल वो पहाड़ी दिखती है जिस पे वो लड़ाई हुई थी। अब मेजर पद्मा पानी आचार्य जो एक और उनके कंपनी कमांडर साहब थे, उनके साथ उनके सीईओ कर्नल रविंद्रनाथ, उन्होंने बैठ के एक प्लान तैयार किया जो मुझे कहा जाता है कि एक सुसाइडल प्लान था कि मर जाएंगे पर हमें सुबह तक ये पहाड़ी कैप्चर करनी है। तो मेजर पद्मा पानी आचार्य के साथ उनके 2 और यंग ऑफिसर्स और एक 30 लोगों का समझो दल था जिनको उस पहाड़ी के ऊपर हमला करना था। तो मेजर पद्मा पानी आचार्य का कुछ दिन पहले जन्मदिन था, तो उस जन्मदिन पे उनके पिता को उनकी चिट्ठी आई थी। तो उन्होंने उस चिट्ठी के जवाब में 4 दिन पहले अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। बाकी मैं सारी लाइनें नहीं पढ़ूंगा, मैं लास्ट की लाइन पढ़ूंगा। उसमें वो अपने पिता को लिखते हैं कि टेल ए स्टोरी ऑफ माँ भारता एवरी डे टू चारू। चारू इनकी पत्नी का नाम था जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। और वो अपने पिता को क्या बोल रहे हैं कि रोज़ आप अपनी बहू को माँ भारता की कहानियाँ सुनाना, सो दैट योर ग्रैंड चाइल्ड विल इम्बाइब ऑल दोज गुड क्वालिटीज। ठीक है, ये उनकी चिट्ठी तो उन्होंने 4 दिन पहले लिखी थी। अब जब विजयन थापर को पता चलता कि आज शाम को मुझे भी असॉल्ट पे जाना है, तो वो शायद 2 या 3 घंटे पहले अपने पिता को चिट्ठी लिखता है, कर्नल थापर जो उनके पिता थे। और वो चिट्ठी की पहली लाइन क्या लिखता है, बाय द टाइम यू विल बी रीडिंग दिस लेटर आई विल बी सीइंग यू फ्रॉम द स्काई एंजॉयिंग द हॉस्पिटलिटी ऑफ द अप्सरास। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं कि जब आप ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे ना, तब मैं आपको ऊपर आसमान से देख रहा होऊंगा और अप्सराओं के बीच में होऊंगा।
सोचो ही वॉज वेरी श्योर कि मुझे वापस नहीं जाना। चिट्ठी है काफ़ी लंबी, अगर आप इंटरनेट पे भी जाके सर्च करेंगे कैप्टन विजयन थापर्स लास्ट लेटर, ये आपको लेटर मिल जाएगी। उस लेटर में वो आगे एक और लाइन लिखता है बीच में, आई मीन लेटर में, इफ़ पॉसिबल डू कम एंड सी वेयर आई गिव माई टुडे फॉर योर टुमारो। और लगभग अभी कोविड के टाइम तक हर साल उसके पिता कर्नल थापर उस जगह तक पैदल जाते हैं। वहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है टोलोलिंग पे, जहाँ पे हमने विजयन थापर को खोया था। वो वहाँ पे जाते रहे, इस उम्र में भी जाते रहे। और लास्ट लाइन वो उसकी लिखता है, इफ़ अगेन आई गेट ए चांस टू गेट ए बर्थ इन ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग, आई विल अगेन जॉइन आर्मी एंड सर्व माई नेशन, लिव लाइफ किंग साइज, योर्स रॉबिन। ये चिट्ठी उसने लिखी थी और वो सिर्फ 22-23 साल का लड़का था। 5-6 महीने की सर्विस थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और अगर आपने चिट्ठियों की बात की तो कारगिल के युद्ध में ही एक मेजर सीबी द्विवेदी थे जो आर्टिलरी के थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी एक बेटी है दीक्षा द्विवेदी, तो उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है लेटर्स फ्रॉम कारगिल। कारगिल में ऐसी कई चिट्ठियाँ आई थी जो उसने वो ऑलमोस्ट सभी लेटर्स उसमें कंपाइल की हैं। तो वो किताब अगर आप पढ़ेंगी आपको सब कुछ मिलेगा। और हमारे जम्मू से थे मेजर अजय सिंह जसरोटिया, हमारे जम्मू से एक ही ऑफिसर थे जो मारे गए थे। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो 3rd ईयर में थे, तो मैंने उनको देखा था। वो 13 जैकरिफ में ही थे। तो ये उनके पिताजी ने मुझे कहा था, उनके पिताजी उस टाइम पे DIG या IG BSF थे और दिल्ली में पोस्टेड थे। तो जब ये सारा इंसिडेंस, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, वो जम्मू आए, सब कुछ हुआ। उसके 1 महीने के बाद जब वो वापस दिल्ली अपने ऑफिस उन्होंने ज्वाइन करने गए, तो वहाँ पे उनको मेजर अजय सिंह जसरोटिया की वो लास्ट चिट्ठी मिली जो उसने उनको लिखी थी, वो उनके टेबल पे पड़ी थी। और देयर आर यूनिट्स, जैसे 13 जैकरिफ हो गया, कुछ हो गया, जिनमें लास्ट लेटर टू होम का कंसेप्ट है, कल्चर है। आप जब भी असॉल्ट में, लड़ाई में जाते हो, आप हर जवान को बोलते हो अपने घर के लिए चिट्ठी लिखो, तो वो चिट्ठी लिखता है। अगर तो वो लड़ाई से बच के वापस आ गया तो वो चिट्ठी उसको वापस दी जाती है, अगर नहीं आया तो वो चिट्ठी घर भेजी जाती है। तो ऐसा चिट्ठियों का कंसेप्ट या कल्चर है। ओके सर, अभी हमने चिट्ठियों की बात की, लेकिन हम उनकी फैमिली की भी बात करते हैं। जब एक सोल्जर शहीद हो जाता है, उनकी फैमिली उनके जाने के बाद कैसे रहती है, ये जानते हुए भी न्यूज़ चैनल या फिर उनके आसपास के पड़ोस के लोग उनको हर दूसरे दिन याद दिलाएंगे कि आपके बेटे ने ये किया है, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मतलब वन ऑन अदर उनको याद दिलाते रहेंगे। उस सिनारियो को देखते हुए भी उनकी फैमिली कैसे सरवाइव कर पाती है? इस पे मैं कुछ लाइंस कहूँगा जो उन्हीं लोगों की हैं जी। अब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए होते हैं, अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, जीना तो है, आप समझ गए। और हम समाज वाले उनको बहादुर बोल बोल के हम उन्हें मजबूर करते हैं कि आपको बहादुर है, आपको रोना भी नहीं है। बिल्कुल। आप तो उसकी माँ हो, आप तो उसके पिता हो, आप उसकी पत्नी हो, आप उसके बेटे हो, आप उसके भाई हो, पर वो आपकी और मेरी तरह एक साधारण परिवार ही होता है। जस्ट आपकी तरह और मेरी तरह ही होता है। जिस तरह मेरे इमोशंस मेरे परिवार के साथ हैं, आपके इमोशंस आपके परिवार के साथ हैं, उनके भी वैसे ही होते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम समाज वाले या मीडिया वाले या बाकी लोग उनको रोज़ रोज़ जा के वो बातें करते हैं जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। बट फिर जीना क्या, फिर जीना तो है। फिर वक्त के साथ वो अपने आप को एक समझौता ही है जो वो लोग करते हैं। जीने की वो कोई खुशी नहीं होती, वो कोई चार्म नहीं होता। एक माँ भले ही स्टेज पे आके कभी ना रोए, दुनिया के सामने वो बहुत बहादुर बने, लेकिन जब वो माँ अपने बेडरूम में, अपनी किचन में या अपने घर में अकेली होती ना, वो उतनी ही टूटी हुई, उतनी ही कमज़ोर और उतनी ही असहाय होती है जितनी कोई और माँ होती है जिसका बेटा गया होता है।
लेकिन दुनिया के सामने अब हमने इमेज ही ऐसी बनाई है उसकी, वो रोना भी चाहे तो हम उसे रोने नहीं देते, जो गलत है। हमें रोने को, आंसुओं को कमज़ोरी की तरह नहीं देखना चाहिए। रोना ये इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस व्यक्त करने का एक ये तरीका है। अगर मैं हंसता हूँ तो मैं वहाँ पे अपने कुछ इमोशंस या सेंटिमेंट्स ही शो कर रहा हूँ ना। तो अगर मैं रोता हूँ तो वो भी मैं अपने सेंटिमेंट्स या इमोशन ही शो कर रहा हूँ। मुझे हमेशा मुस्कुराते ही क्यों रहना है? अगर मैं रोऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। और रोना तो एक इंडियन कल्चर है। अगर आप देखें तो राजस्थान में तो वो रुडालियों का भी कंसेप्ट है, यू मस्ट बी डूइंग दैट। लेकिन आजकल की जनरेशन और आजकल के हम सब लोग, रोना नहीं है, दुनिया के सामने नहीं रोना। तो इन परिवारों को कभी अगर आप मिलें, अगर वो रोए, उनको थोड़ी देर रोने दें। रोने से मन हल्का होता है। और एक इंसान हर एक के सामने रो भी नहीं सकता। मैं हंस तो हर एक के सामने सकता हूँ, पर रो नहीं सकता हूँ। तो इन परिवारों के लिए, जैसे आपने कहा कि वो कैसे जीते हैं, पर अब ये अब जीना पड़ेगा तो जीना तो है। कोई चार्म नहीं होता, कोई जिंदगी में किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं बचती। जैसे मैं कैप्टन तुषार महाजन की ही बात करूं, उसके डैड उधमपुर के रिनाउंड फिजिक्स के टीचर हैं। अगर आप उधमपुर में हर दूसरे या तीसरे इंसान से बात करोगे, वो बोलेगा मैंने फिजिक्स श्री देवराज गुप्ता जी के पास पढ़ी है। वो यही बोलेगा। वो बोलेगा मेरे बच्चों ने भी उसी के पास पढ़ी है। हर इंसान ऐसा ही बोलेगा। लेकिन आज उसके पिताजी फिजिक्स नहीं पढ़ाते। कुछ साल पहले उन्होंने मुझे कहा था अब पढ़ाने का मन ही नहीं करता। जबकि वो खुद कहते थे कि मैं सुबह 5 बजे पढ़ाना शुरू करता था, रात तक, जब तक अब अंधेरा हो गया, बच्चे आ ही नहीं सकते ट्यूशन पढ़ने, नहीं तो वो रात को भी पढ़ाते। वो इतना पढ़ाते थे। अब वो खुद बोलते हैं अब मन ही नहीं करता पढ़ाने का। जो जिंदगी भर उन्होंने काम किया, छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल सर, आप कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली से भी मिले हैं। हम अभी बात भी कर रहे थे इस एपिसोड के शुरू होते ही आपने बोला था कि आप एक नहीं कई बार मिले हैं। वैसे उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं सबसे पहली बार जब विक्रम बत्रा जी की फैमिली से मिला था, मैं वही आपको सुनाता हूँ। ये लगभग 2000 या 2001 की बात है, अब मुझे याद भी नहीं है। तो तब एक तो वो पालमपुर से थे, कैप्टन सौरभ कालिया, जिनकी डेड बॉडी पाकिस्तान से आई थी। वो बड़ी म्यूटिलेटेड सी थी। तो उनके बारे में, और कैप्टन विक्रम बत्रा को तो हम सब ने टीवी पे देखा। तो अब हम पूरे इंडिया की तरह मैं भी बड़ा भावुक हो गया था। उदयमान सिंह की फैमिली को मिलने के बाद और एक दो और जम्मू के परिवारों से मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं इनसे मिलने जाता हूँ। अब जानकारी थी नहीं, कुछ भी नहीं था, बस इतना ही पता था कि ये लोग पालमपुर में रहते हैं। तो मैं पहली बार पालमपुर गया। जम्मू से बस में बैठा पठानकोट तक, पठानकोट से दूसरी बस में बैठा पालमपुर तक। जब मैं पालमपुर गया, अब एड्रेस तो था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो एक टी स्टॉल पे मैं गया और मैंने उस टी स्टॉल वाले से पूछा कि ये सौरभ कालिया का और विक्रम बत्रा का घर तुम्हें पता है, कुछ एड्रेस बता सकते हो? उस आदमी ने मुझसे ये कहा कि तुम किसी भी ऑटो वाले को पूछो कि मुझे उसके घर जाना, वो तुम्हें लेके जाएगा। तो एक और दूसरी बात, मैंने कहा ऑटो वाले कितने पैसे लेगा? एक तो पैसे होते भी बड़े कम थे। तो उसने कहा वो तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, अगर नहीं होंगे वो तो भी तुम्हें लेके जाएगा। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे ये बात कही। तो मैंने जब उससे एक ऑटो वाले से बात की, मैंने कहा कि मुझे विक्रम बत्रा के यहाँ जाना। उस ऑटो वाले का सारा पता था। कहता है अभी अंकल ना घर पे नहीं होंगे, वो उनका पेट्रोल पंप बन रहा है, वो वहाँ पर होंगे, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाता हूँ। वो ऑटो वाला मुझे लेके गया, शायद उसने कुछ 15 या 20 रुपये मेरे से लिए। तो आज जहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा पेट्रोल पंप है पालमपुर में, उस दिन वहाँ पे ना समझो काम लगा था। वो लेवलिंग शेवलिंग मिट्टी विट्टी खोद रहे थे। जब मैं वहाँ पे गया तो मैं अंकल को वहाँ पे मिला। वहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी। तो एक कार थी मारुति 800, तो मैं और अंकल उस कार में बैठे, हमने उसमें खूब सारी बातें की। तब मैं पहली बार उनसे मिला। फिर अंकल कहते हैं अभी तुम्हें घर भी चलना है, तुम घर भी देखो कैप्टन विक्रम बत्रा का। मैंने कहा। तो अंकल वो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे, लेकिन विक्रम बत्रा के जाने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। अब कहते हैं मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। उन्होंने भी, वो भी टीचर ही थे। तो लेकिन उनकी मम्मी
कमल कांता आंटी, वो अभी भी स्कूल जाती थी, वो स्कूल टीचर थी। फिर हम वहाँ से एक जगह गए जहाँ से आंटी को हमने पिक किया, हम घर गए। फिर आंटी ने कहा चलो थोड़ा पालमपुर घुमा लो, इसको पालमपुर दिखा दो। वो जो कार थी जिसमें मैं घूमा, जब कैप्टन विक्रम बत्रा पास आउट हुआ था ना एकेडमी से, उसको जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे, उसने शायद उसमें कुछ और पैसे डाल के ना वो कार लेके अपने मम्मी पापा को गिफ्ट की थी। तो आई ट्रेवल्ड इन दैट कार। फिर मैं जब उनके घर गया, अब उस ज़माने में ना डिजिटल फोटोग्राफी नहीं होती थी, तो मैंने वहाँ पे ना कैप्टन विक्रम बत्रा की एक फ़ोटोग्राफ देखी जो हार्ड कॉपी में थी। तो मैंने आंटी से कहा आंटी मैं ये एक फ़ोटोग्राफ लूँ। आंटी ने कहा वापस दोगे फिर लाके? मैंने कहा मैं वापस दूंगा, मैं जब भी दोबारा आऊँगा मैं वापस दूंगा। तो उस ज़माने में ना जम्मू में एक मैगज़ीन होती थी J&K रिपोर्टर, तो बस के लिए लिखता था। तो मुझे था कि मैं एक आर्टिकल लिखूँगा विक्रम बत्रा के ऊपर और ये फ़ोटोग्राफ प्रिंट करूँगा। अब जब मैं नेक्स्ट डे वापस आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तो वो हिमाचल रोडवेज़ की जो बस थी उसमें मैं बैठा, तो वो बस नहा के ना एक जगह रुक गई। तो जैसे जब मैं जम्मू से भद्रवा बस में ट्रेवल करता था ना, बस जहाँ भी रुकती थी हम उतरते थे, चाय पीते थे। मैं वहाँ उतरा चाय पीने के लिए, अब मैं चाय पी रहा हूँ, वो बस चल पड़ी। तो जब तक मैं बस के पास पहुंचा, बस स्टैंड से निकल गई थी। अब मैं दौड़ रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मेरा जो बैग था ना, छोटा सा बैग था, उसमें एक ही पजामा पड़ा था और एक टी शर्ट पड़ी थी, लेकिन वो फोटोग्राफ पड़ी थी जो आंटी ने मुझे दी थी। मुझे लगा अगर वो फोटोग्राफ गुम हो गई मैं दोबारा उनके घर ही नहीं जा पाऊंगा। अब मैं बड़ा उदास और परेशान हो गया। तो वहाँ बस स्टैंड के बाहर एक टैक्सी वाला था, वो मुझे ऐसे पूछता क्या हुआ, बस छूट गई? मैंने कहा हाँ। तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला, शायद एक 100 रुपये का नोट था, 3-4 और 50, 10, 20 रुपये के होंगे। मैंने उसको कहा मेरे पास भाई इतने ही पैसे हैं, वो बस पकड़ के दो मुझे, बहुत ज़रूरी सामान मेरा चला गया। वो आदमी मेरी तरफ देखता जो टैक्सी वाला था, कहता मैं 100 रुपये लूँगा और मैं बस पकड़ लूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसने अपनी वो मारुति ओमनी, एक वैन टाइप होती है, उसने वो अपनी ओमनी स्टार्ट की। अब बस ने ऐसे नीचे नीचे पहाड़ी के नीचे उतर रही थी, उसने शायद 1 या 2 किलोमीटर में ही बस को पकड़ लिया और मैं बस के अंदर जाके गया। मैंने वो बैग खोला, फोटोग्राफ उसी में ही थी। तो ये मेरी पहली विजिट है कैप्टन विक्रम बत्रा के घर की। और अभी लास्ट ईयर कैप्टन विक्रम बत्रा के डैड जम्मू आए थे, तो यहाँ हरी निवास में वो रुके थे। तो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि मैं रात को डिनर उनके साथ करूं, सुबह ब्रेकफास्ट उनके साथ करूं। और विक्रम बत्रा के डैडी के पास ना प्रीपेड नंबर था जो जम्मू में चलना बंद हो गया। अब जो वो हरी निवास में रात को रुके, ना उनके पास इंटरनेट था, टीवी उन्होंने आने की और फ़ोन भी नहीं था। और जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कल रात को ना मैं एकदम से अकेला हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मुझे विक्रम की याद आई। बड़ी देर बाद कहते हैं ऐसा हुआ। तो मैंने कहा अच्छा। कहते फिर मैंने एक कविता लिखी, तुम सुनोगे? मैंने कहा। उनकी कविता मुझे पूरी याद नहीं है, पर उसकी पहली लाइन मुझे याद है। कैप्टन विक्रम बत्रा के डैड श्री GL बत्रा जी लिखते हैं कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, पर भगवान जैसे एक इंसान को देखा है। ये उनकी पहली लाइन थी जो उन्होंने अपने बेटे को लेके लगभग 22 सालों के बाद लिखी थी। बड़ी सी कविता थी वो। कहते हैं मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मैं क्या करूं? तो यहाँ पे कागज़ और एक पेन पड़ा था, तो मैंने ये लाइन लिखी। लाइन आपने सुन ली ना, कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, बट मैंने भगवान जैसे एक इंसान को देखा है। तो ये मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात थी। आखिरी मीन्स अभी तक की, अभी फिर दोबारा मिलूंगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ कहानियाँ सुन के। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानियाँ हैं। सर आपने उन फैमिलीज़ को भी मिला है जो आर्टिकल 370 के हटने से पहले भी और आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी। आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ आर्मी, इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी ऑफ पीपल और इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी ऑफ जो पावर में है लोग उनमें? अगर मैं आर्टिकल 370 की बात करूं ना, शायद आपका और मेरा एक जैसा ही ख्याल होगा। हम दोनों जब से समझो जम्मू में पले बड़े, तो हमें यही बताया गया था कि आर्टिकल 70 ही सब कुछ है, इसके बिना कुछ और है ही नहीं। हम दोनों की और जम्मू में सभी की हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी थी। लेकिन जब वो टीवी पर उस दिन सब चल रहा था, मैं आपको अपनी बात बताऊं, अब मैं टीवी पर देख भी रहा हूं, मुझे देख के भी यकीन नहीं हो रहा था
कि ये क्या हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारी कंडीशनिंग ही वैसी हुई थी। और मुझे उसी दिन पता चला कि ये तो एक ऑर्डिनेंस था, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, और ऑर्डिनेंस तो 6 महीने के लिए ही आता है। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करे तो उसको पार्लियामेंट में इट हैज टू बी पास्ड, और ये कभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। तो अगर मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज से बात करूं, एक तो मैं कोई वकील नहीं हूं, दूसरा मुझे कोई संविधान इतना ज्ञान नहीं है, पर जितनी मैंने उस दिन समझा, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं, ये तो था ही नहीं जी। हमें तो झूठ पे ही रखा गया। अगर एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, अब वो क्यों लाया, किस लिए नहीं लाया, मैं उसमें नहीं जाता। वो तो 6 महीने के बाद नल एंड वाइड हो गया था। इसको तो कभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। सोचो कितना झूठ बोला गया। फिर उस दिन अगर मैं आपको अपनी बात करूं, मुझे इतने सारे फोन आए पूरी दुनिया से कि क्या हुआ। तो मैंने उस दिन अपना फेसबुक पे एक स्टेटस लिखा था, जो अभी भी है, कि मैंने आज अपना स्पेशल स्टेटस खो दिया। जो तब तक तो मैं स्पेशल था ना, जैसे अगर मैं पंजाब में जाऊं, दिल्ली जाऊं, हरियाणा जाऊं, महाराष्ट्र जाऊं, तो मैं आर्टिकल 370 मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट था, आपके पास भी होगा, एक स्पेशल स्टेटस था मेरा, जो मैंने खो दिया। पर आज मैं एक आम हिंदुस्तानी के बराबर हो गया। तो जो एक एम्बिग्विटी थी कि हम हैं नहीं हैं, हम ये हैं हम वो हैं, वो सारी चीज़ें उस दिन ख़त्म हो गई। अब जैसे मैं कश्मीर भी जाता हूँ, अब कश्मीर वालों को भी क्लियर हो गया कि क्या है, हमें भी क्लियर हो गया कि क्या है। और नाउ आई एम एट पार विद पंजाबी, विद मराठी, विद तमिलियन एंड विद बंगाली। तो जो हमने एक अपना स्पेशल स्टेटस बनाया था, जिससे मुझे और आपको आज तक कुछ नहीं मिला। ऐसा तो था नहीं कि जब तक हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट था तो रोज शाम को मुझे एक कप कॉफी पिलाई जाती थी जो बंद हो गई। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ना मुझे कुछ मिलता था, ना मैंने कुछ खोया। हाँ, जो एक सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस था, सो कॉल्ड एक जो ओरा क्रिएट हुआ था, वो हमने डिमोलिश किया। जी अब मुझ में, पंजाबी में या किसी और में कोई फर्क नहीं है। जी बिल्कुल। सर, हम उनकी फैमिलीज़ के बारे में अभी बात करेंगे। जैसे हमें पता है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है उनकी फैमिलीज़ को, जैसे आप बोलते हैं कि काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है उनकी फैमिलीज़ को जब शहीद हो जाते हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि यू आर क्लोज टू देम, आप उनके क्लोजली उनकी लाइवलीहुड के बारे में जानते हैं, तो कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं? अब अगर मैं इंडिया के एज ए कंट्री की बात करूँ ना, हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमें इन परिवारों का ख्याल रखना है। बड़ी क्लियर पॉलिसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आज भी हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, आज की अगर मैं बात करूँ, तो एज पर द नॉर्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो उनकी तीनों की लास्ट ड्रॉन सैलरी थी ना, वो उनकी फैमिलीज को मिलती रहेगी। जिसे हम लिबरलाइज्ड पेंशन बोलते हैं, 100% मिलेगी। वो पेंशन ही नहीं है, समझो अगर उसकी जिस जवान की शादी हुई है, उसकी वाइफ को उसकी पूरी सैलरी मिलती रहेगी। कब तक? जब तक वो जिंदा है। तो फाइनेंशियली शी इज नॉट एट लॉस। अब ठीक है, एक फिजिकल लॉस है, वो कोई कंपनसेट नहीं कर सकता, वो हम कर ही नहीं सकते। फिर अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों की फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाती है। अगर एक बच्चा बोले ना कि मुझे इंडिया के सबसे महंगे स्कूल में जाके पढ़ना है, जिसकी फीस ही लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है, तो वो सरकार देगी। उनके बच्चों की कई मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व्ड हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व्ड हैं, वो सब कुछ है। फिर हर स्टेट अपनी अपनी तरह से कंपनसेशन भी देती है। जैसे अब हमारी स्टेट ने भी पिछले कुछ महीनों से 25 लाख रुपए देने शुरू किए। पंजाब शायद 1 करोड़ देना शुरू किया हुआ है, कोई स्टेट 50 लाख देती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर स्टेट को सेम ही देना चाहिए। फिर स्टेट एक जॉब भी देती है, SRO 43। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, फैमिली में से एक इंसान को जॉब भी मिलती है। तो ये सब ठीक है, पर प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? अगर उस जवान की शादी हुई है ना,
तो वाइफ को तो ये सारा मिल गया, फिर पेरेंट्स को नहीं मिलता, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जैसे एक एग्जांपल मैं छोटी सी आपको दूंगा, हमारे भदरवा से ही हैं, मेरे गांव से ही, नायब सूबेदार चुनीलाल, वो 8 जुलाई के थे जब ये सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर किया गया था 1984 में, जिसमें हमारे जम्मू से ही बाना सिंह जी को परमवीर चक्र दिया गया। उसमें ये भी थे, ये भी उस दल के हिस्सा थे, ये नायब सूबेदार चुनीलाल। उसके बाद रजौरी, ये पुंछ में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उसमें भी उन्होंने बड़ा काम किया, तो उनको अशोक चक्र मिला हुआ है, वीर चक्र मिला हुआ है, सेना मेडल मिला हुआ है। इतनी गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं होते, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव हमारे भदरवा से ही है। अब उनकी शादी हो रखी है, अब उनकी वाइफ को तो उनकी लिबरलाइज्ड सैलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलता। और उसके जो डैड हैं शंकर दास जी, वो पहले वीडीसी में थे। वीडीसी आपको पता ही होगा, विलेज डिफेंस कमेटी जो हमारे यहाँ पे बनती हैं, उसमें उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन अब वो 70 साल के हो गए हैं। 70 साल के होने के बाद उसमें पैसे नहीं मिलते। अब उस अंकल आंटी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी खामियां हैं जो हमें उनके पेरेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जो आपने मुझे सवाल पूछा कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अब अगर शंकर दास जी जम्मू आए, अब तो वो चुनीलाल जी के पिता हैं, लेकिन फाइनेंशियली उन्हें कुछ नहीं मिलता। उनके पास तो मेडिकल का कार्ड भी नहीं था। 2-3 साल पहले वो कहीं गिर गए, उनकी हिप फ्रैक्चर हो गया, तो सर्जरी उनकी ये श्री माता वैष्णो देवी, ये नारायण हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे हुई। उनको मिलिट्री हॉस्पिटल भी तब अलाउड नहीं था। और अगर उनके बेटे की शादी नहीं हुई होती तो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती। तो ये एक लूप होल है जो मैंने आपके थ्रू सबको बताने की कोशिश की कि वीर नारी को दीजिए, बिल्कुल दीजिए। उसने अपना पति खोया है, सब कुछ खोया है, वी आर नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम हर, पर हमें माता पिता को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने सर। हमें पता है कि इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है, हमें सेफ गार्ड कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, बॉर्डर्स को शील्ड कर रही है, लेकिन एज अ सिविलियन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपको क्या लगता है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एज अ कॉमनर या एज अ सिविलियन हमें पूरी करनी चाहिए? मैं 3-4 बेसिक सी बातें करता हूँ जी। अब मान लो, चलो जम्मू तो बड़ी पास है कश्मीर के या रजौरी पुंछ के, एक जो जवान या सोल्जर होता है ना, उसको साल में 2 या 3 महीने की छुट्टी ऑथोराइज्ड होती है, 2 महीने की लगभग छुट्टी ऑथोराइज्ड होती है, पर 2 महीने की मिलती नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है। औसतन उसको छुट्टी 1 महीने की ही मिलती है साल में। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं ही सोल्जर हूँ और मैं कहीं महाराष्ट्र से हूँ या बंगाल से हूँ या कहीं तमिलनाडु से हूँ, और अब मैं कहीं मान लो पुंछ में ही कहीं पे मैं डिप्लॉयड हूँ, कहीं दूर पहाड़ पे मैं पुंछ में या कुपवाड़ा साइड कहीं पर हूँ। अब मुझे छुट्टी मिली, ठीक है, 1 महीने की मेरी छुट्टी सेंक्शन हो गई, जो कि नॉर्मली होती नहीं है। मुझे पुंछ उस पहाड़ से पहले जम्मू तक आना है, ट्रेन पकड़ने या प्लेन पकड़ने, तो 2-3 दिन इसमें लग जाते हैं। आना भी मुझे कानवाई के साथ है, कानवाई के साथ जाना है, अपनी मर्जी से मैं आ जा नहीं सकता हूँ, तो 2-3 दिन तो मेरे जम्मू तक आने में लग गए। फिर यहाँ से मैंने जो और आगे जाना है, मान लो मैं कहीं महाराष्ट्र दूर दराज गाँव का हूँ, तो अगर मैं बाई एयर भी जाता हूँ तो 1 दिन तो मुझे लगेगा बॉम्बे पूना पहुँचने में, फिर वहाँ से भी और 1 दिन मुझे मेरे गाँव पहुँचने में लग जाएगा। अगर मैं कहूँ लगभग 4-5 दिन मेरे आने में, फिर मैंने वापस भी तो आना है, तो 4-5 दिन मेरे वापस आने में लग जाएंगे, 10 दिन इसी में हो गए, अब 20 दिन पीछे मेरे बचे। अब मैं लगभग 10 महीने के बाद या 1 साल के बाद घर गया हूँ, यही हुआ होगा ना। वो 1 साल में एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, मेरी रिश्तेदारी में 2-3 लोग तो गुजर गए होंगे, अब मुझे उन सबके घर भी जाना है। अरे मौसी की किसी की डेथ हो गई या फूफा जी के यहाँ कुछ हो गया, ऐसा होता ही है ना, मुझे वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं जाऊँगा तो मौसी नाराज़ हो जाएगी। 2-3 दिन मेरे उसी में चले गए। अब 2 दिन की तो शादियाँ भी हुई होंगी, कुछ बच्चे भी पैदा हुए होंगे रिश्तेदारी में, दोस्ती में, अब मुझे वहाँ भी जाना है, तो ना करते 4-5 दिन मैंने वहाँ लगा दिए, पीछे कितने बचे? 15 दिन। फिर वो 15 दिन में मेरी वाइफ क्या कहेगी,
ये बैंक की पासबुक है, इसको अपडेट करना है, ये बच्चे का सीए वाला सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, उसका आधार कार्ड नहीं बना हुआ। ऐसा हर घर में ऐसा होता है ना। या हमारा बाथरूम का नल लीक कर रहा है, छत पे हमारा ये रिपेयर नहीं हुआ, ये दीवार का ये इशू हो गया, तहसीलदार साहब ने ये बोल दिया, बैंक में पासबुक अपडेट नहीं हुई है, वो एफडी करवानी थी वो नहीं हुई है। आप समझिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैंक जा रहा हूँ, अब मैं तहसील में जा रहा हूँ, अब मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, और कई बार मैं जब आप ही के पास बैंक में आऊँगा, आप क्या बोलोगे, ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो लेके आओ, ये नहीं है वो लेके आओ। और कई बार बैंक में भी, पोस्ट ऑफिस में भी, तहसील में भी बड़ी लंबी लाइन होती है। तो मैं एक आम आदमी को मैं क्या कहूँगा, मान लो मैं एक वो सोल्जर अगर आता है, मैं लाइन में ही खड़ा रहूँगा ना। अगर आप मेरे से आगे खड़ी हैं, आप समझ लो ये बेचारा 10 ही दिन के लिए घर आया है, चलो ये पहला काम कर ले, आप मुझे बोल दो भैया आप ही आके ना अपना जो भी कुछ है वो करवा लो। फिर अगर मेरे कागज़ में कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी है ना, मुझे ज़्यादा चक्कर मत लगवाओ, जल्दी फ्री कर दो मुझे। मैं मेरी फैमिली के साथ हार्डली एक हफ्ता ही साल में बिता पाता हूँ। फिर अगर वो मैं 7 दिन अपनी फैमिली को लेके मैं बोलता हूँ चलो शाम को मैं डिनर करने अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को चलो मैं कहीं लेके जाऊँ, अगर वहाँ रेस्टोरेंट में जगह नहीं है ना, अगर आप बैठे हैं, आपको कोई सोल्जर और उसका परिवार दिखता है ना, उनको बोल दो बैठने के लिए। आप अगले वीकेंड पे भी आके डिनर कर सकते हो। मैं अगले वीकेंड पे शायद ना हूँ और शायद दोबारा कभी आऊँ भी ना। अगर आप मूवी देखने गई हैं, कोई सोल्जर आता है, उसके पास टिकट नहीं है, अपनी दे दो उसको, वो मांगेगा नहीं आपसे, पर आप दे दो उसको, बोल दो तुम ही अपनी फैमिली के साथ आज देख लो, मैं फिर आके देख लूँगी, मैं तो यहीं पर रहती हूँ। हम सब के लिए ए बैड डे इन ऑफिस क्या होता है, बॉस ने आपको झाड़ दिया, सबके सामने आपकी बेइज्जती हो गई, यही होता है ना। आपने टारगेट पूरा नहीं किया, आपको इंसेंटिव नहीं मिला, यही होता है बैड डे। या कहीं फॉरेन ट्रिप पे कंपनी वाले लेके जा रहे हैं, आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, यही होता है। या जो साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है, आपको अपने मुताबिक इंक्रीमेंट नहीं मिलता, आपकी साथ वाली सहेली को मान लो 20% मिला, आपको 10% मिला, दिस इज़ ए बैड डे। और उससे भी बुरा क्या होता है आपका बैड डे, कि आपको नौकरी से निकाल दिया, कि मैं बोलूँ जी आप अच्छा काम नहीं कर रही हैं, जो भी कुछ है प्लीज़ पुट योर पेपर्स, यही आपका बैड डे होता है ना। पर एक सोल्जर का बैड डे क्या होता है कि उसका बॉडी बैग तिरंगे में लिपट के उसके घर आता है, उसके लिए वो बैड डे होता है। उसके पास दोबारा अपने आप को रिगेन करने के लिए जब वो सेकंड चांस होता है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर फर्स्ट इनिंग्स में नहीं रन स्कोर कर पाया, चलो अगली इनिंग्स में वो सेंचुरी मार देगा, वाह वाही हो जाएगी, पर इनके पास सेकंड चांस नहीं होता। इनका बैड डे इज़ ए बॉडी बैग होम, जिसका कोई रिवर्सल नहीं होता। तो हमारा समाज यही कर सकता है कि एक सोल्जर जब घर आए, लेट हिम बी एट होम। और अगर वो आपके पास ऑफिस में आता है, उसके काम को इतना ज़्यादा उलझाओ मत। लोग क्या करते हैं, एक सोल्जर बेचारा कहीं बॉर्डर पे होता है, कहीं फील्ड पे होता है, हम उसकी ज़मीनें मल देते हैं, हम उसकी दुकानें मल देते हैं, हम उसके घर को तबाह कर देते हैं। ये हम समाज करते हैं। वो कई बार सोचता है कि मैं डिफेंड किसको कर रहा हूँ, कम से कम ये फीलिंग तो उसको आने दो। ये शुड बी हैविंग दैट प्राइड एंड सेंस ऑफ दैट डिग्निटी कि यार मैं जिसको डिफेंड कर रहा हूँ दे आर वेरी गुड पीपल। हम उस लाइक तो बने। आज भी जैसे मैंने आपसे कहा, 3 लड़कों ने अपनी शहादत दी है, 3 परिवार आज हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हमारे लिए तो बस एक खबर है ना। सोचो आज की रात उनके लिए कितनी लंबी होगी, क्योंकि अभी तक बॉडीज़ घर नहीं आएंगे, बॉडीज़ कल या परसों घर पहुँचेंगी। और हमारे भद्रवा में तो जब तक दाग, मैंने आपको दाग का मीनिंग बताया था, जब तक दाग ना लगे तो चूल्हा नहीं जलता। आप इमेजिन करो सिचुएशन को। और वो किसके लिए 3 लड़कों ने जान दी है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। तो लेट्स भी सोचो हमारी सुरक्षा कितनी महंगी है। एक इंसान आके हमारे लिए अपनी जान दे देता है, अगर हम उसको अपनी मूवी की टिकट या बस में सीट या रेस्टोरेंट में बैठने की जगह, या वो मेरे पास ऑफिस में आया मैं उसका काम जल्दी कर दूं, हमने तो कुछ भी नहीं किया ना जी। तो ये तो एक आम आदमी कर ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने सर। सर ये बात हो गई कॉमनर की। अब हम अगर सरकार की बात करते हैं, सरकार एक हद तक जब एक जवान शहीद होता है तब तक पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है,
डू यू थिंक उसके बाद भी उनको उनकी फैमिली से या फिर उनके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ साथ समय बिताना चाहिए या कुछ और करना चाहिए जिससे उनको मॉरली सपोर्ट मिले उनकी फैमिलीज़ को? देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार तो अपना काम करती है, सरकार तो एक नियम की तरह काम करेगी ना। उनको ये एंटाइटलमेंट है, उनके ये बेनिफिट्स हैं, उनके ये पर्क्स हैं, वो देती है। लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट एक अलग होती है। जी आज हमारे समाज में भी, हमारे परिवार में भी जब किसी का निधन होता है, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूरी रिश्तेदारी, बरादरी, मोहल्ले वाले, समाज वाले इकट्ठे होते हैं। हम 10-12 दिन तक उनके घर जाते रहते हैं, उन्हीं के घर पे रहते हैं। दैट इज़ अ मॉरल सपोर्ट। उस परिवार को पैसों की शायद कमी नहीं होती, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, बट एक इंसान जो चला गया होता है उसकी कमी होती है। बट वो इंसान कई बार बीमार होता है, बूढ़ा होके जाता है। एक दिन तो सभी को जाना है, मुझे भी जाना है। बट फौज में एक आदमी अब्रप्टली जाता है। जैसे आज 3 परिवारों को सिर्फ एक फ़ोन कॉल ही आया होगा ना कि ऐसा ऐसा हो गया, शायद उससे 2 घंटे पहले उसी जवान ने खुद से अपने घर फ़ोन किया हो कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। तो जो आपने कहा, एक मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, उनके घर के आसपास जो नियरेस्ट 1-2 ऐसी फैमिलीज़ हैं, उनके पास जाते रहो, उनके पास बैठते रहो, उनसे बातें करते रहो। उनको ये एहसास कराओ कि मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैं जिस तरह मेरे माता पिता के साथ जुड़ी हूँ, मैं आपके साथ भी जुड़ा रहूँगा। आप मुझे प्लीज़ कुछ भी हो तो मुझे बुलाइए। वो पहली 5 बार जाने से नहीं बुलाएंगे, पर जब आप बार बार जाएंगे, कि उनके साथ पारिवारिक संबंध बनाएंगे, वो तभी हो पाएगा। और एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंस से ज़्यादा एक इमोशनल सपोर्ट होती है, जो बिल्कुल हम सबको, एक समाज को करना चाहिए। और यही मैंने पिछले 20-25 साल किया हुआ है। जैसे मुझे बड़े सारे लोग बोलते हैं कि तुम घर जाके क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूँ। जैसे मैं तुषार के घर जाऊँगा, जब मैं घर जाऊँगा, अब उसकी मम्मी के लिए एक लाइबिलिटी है। अब उनको मेरे लिए चाय भी बनानी है, अब उनको मेरे लिए खाना भी बनाना है, उनको मेरे लिए रात को सोने का अरेंजमेंट भी करना है। बट उन्हें अच्छा लगता कि मैं आता हूँ। फिर मैं खूब सारी बातें करूँगा, वो करेंगी, कोई और भी लोग आएंगे। तो ऐसे, बट मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, पितरों के पास जाऊँगा। अगर आप भी कहीं जाएंगी, जो बाकी सुनने वाले हैं वो भी कहीं कहीं जाएंगे, तो इन परिवारों के लिए एक वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, हम उससे भर तो नहीं सकते, और उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। जाते जाते मेरा आपसे एक ही सवाल है कि जितने भी लोग देख रहे हैं जो आर्मी से रिलेट करते भी हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड से भी है, जिनकी फैमिलीज़ भी देखेंगे, और जो नॉन आर्मी बैकग्राउंड से भी है, आपके लिए उनका एक मैसेज, आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से, क्योंकि आपने हमसे ज़्यादा उनकी फैमिली को करीबी से जाना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं सभी को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जी कि अगर फौज है ना, तो हम हैं। एक मुल्क अगर अच्छे डॉक्टर्स बनाए, अच्छे साइंटिस्ट बनाए, अच्छे बिजनेसमैन बनाए, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स बनाए, अच्छे पॉलिटिशियंस बनाए, सब कुछ अच्छे बनाए, पर अगर एक अच्छा सोल्जर ना बनाए, वो मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। वही ताकतवर मुल्क आज की डेट पे या हज़ारों साल से माना गया जिसकी फौज अच्छी है। जी अच्छा टीचर तभी पढ़ा पाएगा ना जब वो सेफ होगा। जैसे अफगानिस्तान के मैंने वीडियो की, आपसे बात की, सिर्फ उनके एक डिपार्टमेंट ने, सरकारी डिपार्टमेंट ने अपना काम करने से मना कर दिया, पूरा मुल्क बिखर गया। हम यहाँ पे अक्सर जम्मू की अगर मैं बात करूँ, हम सुनते हैं आज पीएचई वालों ने हड़ताल कर दी, होती है ना, अक्सर होती है, पानी नहीं आता 2 दिन, बिजली वालों ने हड़ताल कर दी, ट्रांसफार्मर्स ठीक नहीं होते, म्यूनसिपैलिटी आए दिन हड़ताल पे जाती है, जम्मू में गंदगी फैल जाती है, टीचर्स भी तो हर दूसरे दिन हड़ताल पे होते हैं, और हमारे बशीनगर के डॉक्टर्स भी आए दिन हड़ताल पे होते हैं। होता क्या, उस दिन जो बेचारे 4 लोग बीमार होते हैं वही सफ़र करते हैं, बट हम जब बाद में उसको मैनेज करते हैं, हम कर लेते हैं। आप इमेजिन करो, अगर हमारी भारतीय सेना फौज जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक दिन के लिए हड़ताल कर दे कि हम कुछ काम नहीं करेंगे,
ये काना चक, शामा चक, गजनसु, अखनूर में ही पाकिस्तान है ना। जी जी। हम फिर हड़ताल ख़त्म करने के लिए बचेंगे ही नहीं। तो हम सबको उस फौज को, उसको रेस्पेक्ट दो, उसका रिगार्ड करो और उस पर यकीन करो, ट्रस्ट करो। दे विल नेवर लेट यू डाउन। जस्ट गिव हिम दैट डिग्निटी, गिव हिम दैट रेस्पेक्ट। और फौज आपसे कुछ मांगती नहीं है। और जो उसका परिवार है उसकी ज़मीनें तो ना मरो यार, उसको लेके कुछ और। जो उसका परिवार आपके बीच में रह रहा है उसको थोड़ा बहुत हेल्प करो, सपोर्ट करो। और जो बेचारा चला ही गया, उसका जो परिवार पीछे बचता है, उस परिवार को अपना परिवार समझ अपना लो बस। थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके, आपसे कहानियाँ सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये हमारे लिए भी नया अनुभव था। इतनी ज़्यादा कहानियाँ, उनकी फैमिली के बारे में भी। बहुत ही इमोशनल एपिसोड कह सकते हैं वैसा रहा। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर हैविंग यू एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही गर्व महसूस होता है जब भी हम इंडियन आर्मी की या फिर अपने जवानों की बात करते हैं। और आज हम बहुत लकी हैं जो विकास सर हमारे बीच में थे, जिन्होंने हमें वो चीज़ें, वो पहलू दिखाया जो शायद ही हम कभी जान पाए। तो आज की हमारी ये छोटी सी कोशिश जाती है इंडियन आर्मी की ओर, इंडियन सोल्जर्स की ओर। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है रिलेटेड टू दिस एपिसोड और फॉर द कमिंग एपिसोड्स, प्लीज़ कमेंट। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ कुछ हमारे इंडियन आर्मी के लिए कमेंट्स में लिख दे। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।